कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फोकस पर। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर साउंड पढ़ रहे थे, जिसमें सारी चीज़ें लगभग बता दी गई थी कि साउंड क्या है, उसके कौन कौन सी वेव्स होते हैं। मीडियम के आधार पे हमने वेव्स को जाना था, ऑस्किलेशन के आधार पे हमने वेव तरंग को पहचाना था। और उसके बाद अब बात आती थी कि स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करती है। तो हम पहले ये जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। हमने समय बचाने के लिए थोड़ा सा लिख दिया है, क्योंकि लिखने में थोड़ा समय आप लोगों को ज़्यादा वेस्ट होता था। तो हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। स्पीड ऑफ साउंड मतलब कि ध्वनि की चाल वो कितने, सबको पता है। अगर मैंने बोला, सामने वाला सुन रहा है, तो मेरी ध्वनि क्या हुई, ये यहाँ पे वाइब्रेशन चालू हुए। और ये ऑस्किलेशन क्या होते हैं, ऑस्किलेशन के आधार पे ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती किसके रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, और हमारे कानों के डायफ्राम में पड़ती है और नर्व्स के द्वारा क्या हमको ब्रेन महसूस करता है और हमको सुनाई देता है। तो क्या होता है, ध्वनि यहाँ से वहाँ तक की ट्रेवल करती है। माध्यम कैसा, किस तरीके से ट्रेवल करती है वो अलग है, लेकिन अगर वो चल रही है, कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। और किसी भी वस्तु की अगर पोजीशन चेंज होती है तो इसका मतलब क्या हो रही है, वो चल रही है। चल रही तो उसकी क्या होगी, कुछ स्पीड होगी। और उस स्पीड को हम लोग निकालते हैं कितनी, तो हम लोग सब वही स्पीड बताया गया। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, तो देखो स्पीड ऑफ साउंड कितनी, कि वो पर सेकंड कितना जाती है। तो यहाँ याद रखना कि एक सेकंड में वो जितना भी ट्रेवल करती है, अब वो कितना होता है। सबसे पहले हमने कल बताया था, उस दिन बताया था कि वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। टी सेकंड में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती थी वो उसकी क्या कहलाती थी, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ कहलाती थी। और ध्वनि की चाल क्या होती है कि वो पर सेकंड कितना जाती है, एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है। बात समझ पाए। तो वही द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव इन 1 सेकेंड इज स्पीड ऑफ साउंड। एक सेकेंड में द डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल्ड मतलब एक सेकेंड में तरंग के द्वारा, एक सेकेंड में तरंग द्वारा तय दूरी क्या कहलाती है, ध्वनि की चाल होती है। क्या कहलाती है, ध्वनि दूरी वेग कहलाती। अब स्पीड की साउंड की बात करेंगे तो साउंड की वेग होगी, ठीक है, स्पीड वेग कहलाती है। तो देखो हम कहते हैं वो एक सेकंड में, मान लीजिए अगर वो टी सेकंड में कितना जाता है, यदि टी सेकंड में लैम्डा डिस्टेंस कवर करे, कितना करे, लैम्डा दूरी तय करे। लैम्डा क्या सबको पता है ना, वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ, जिसको हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य मैंने बताया था ना कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की, या एक गर्त से दूसरे गर्त ना, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग और एक गर्त से दूसरे गर्त तक की दूरी क्या कहलाती है, उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो यहाँ पे अगर टी सेकंड में कितनी दूरी तय करे, लैम्डा, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, सबको पता है 5 पेन का मूल्य 20, तो 1 पेन का 20/5। तो टी सेकंड में लैम्डा, तो 1 सेकंड में कितनी, लैम्डा अपान टी। और सबको पता है लैम्डा अपान टी ही क्या है, उसकी स्पीड है। देखो एक सेकंड में कितनी दूरी कवर कर रहा है, वह इसकी क्या कहलाती है, स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो गई, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू लैम्डा अपान टी। मैं इसको ऊपर वाली एक लाइन में मिटा के लिख दूं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, ये लाइन। तो क्या हुई, सबको यहाँ पे पता, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल कितनी हो गई, लैम्डा अपान टी। अच्छा 1 अपान टी, तुमको मैंने कहा टी क्या होता था, टाइम पीरियड होता था, आवर्तकाल। और आवर्तकाल कितना, वो 1 सेकंड में कितने ऑस्किलेशन करता है ना। तो यही तो बताया गया था, उसका क्या होता है, आवर्तकाल। और सबको पता था अगर टी सेकंड में मान लीजिए ये मैंने एनर्जी दी और ये 1 सेकंड में 20 बार कंपन कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 20। लेकिन कैसे निकाला कि 1 सेकंड में कितने करे, तो पर सेकंड में वो कितने कंपन करता है, वह उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 1 अपान टी ही उसकी क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी होती थी। और फ्रीक्वेंसी को हम किससे दिखाते थे, एन से दिखाते थे या न्यू से दिखाते थे। तो एनसीईआरटी बुक में न्यू से दिया हुआ है और साधारण बुकों में एन से, तो मैं इस समय एन से ही दिखाऊंगा। तो एन क्या होता था, जहां एन इक्वल टू 1 अपान कैपिटल टी। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। देखो एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और 1, तो यहाँ पे 1 अपान टी रखा हुआ, 1 अपान टी की है क्या रखेंगे, एन रखेंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड
कितना हो गया सबको पता है, 1/t की है क्या रखेंगे, n क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और फिर इधर क्या बचा हुआ लैम्डा, लैम्डा क्या है तरंग दैर्घ्य। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गई, n क्या है फ्रीक्वेंसी है, इनटू लैम्डा क्या है उसकी वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है। तो ध्वनि की चाल को आप लोग क्या लिखेंगे, ध्वनि की चाल बराबर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को क्या दिखाते हो आवृत्ति इनटू, फार्मूला बन गया, आप लोग जब सवाल लगाएंगे तो यूज होगा, तरंग दैर्घ्य। इधर 4-5 दिन से थोड़े सी कुछ पर्सनल कार्य थे कि क्लास नहीं ले पाए, इसके लिए खेद है। ध्वनि की चाल इक्वल टू क्या होती है, आवृत्ति इनटू तरंग दैर्घ्य, ठीक है। एन याद रखना, एन क्या होती है, आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है 1 उसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल, ठीक है। अर्थात उसकी आस्किलेशन क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है टाइम पीरियड के उल्टा ना, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मिटाते हैं। फिर इसके बाद नीचे देखो लिखा हुआ कि साउंड की स्पीड कैसे डिपेंड करती है। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स नेचर ऑफ मीडियम, ध्वनि की चाल माध्यम पर डिपेंड करती है। जो नेचर में जो भी मीडियम है, पानी भी हो सकता है, पानी के अंदर भी ध्वनि ट्रेवल होती है, लोहे में भी होती है, गैस में भी होती है, ठोसों में होती है ना, सॉलिड लिक्विड गैस सब जगह ट्रेवल होती है जब भी मीडियम होता है। मीडियम नहीं होता है तो ट्रेवल नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबको पता है ध्वनि कैसे चलती है, जब मीडियम क्या हो, वाइब्रेट हो। अगर मीडियम हो ही ना तो वाइब्रेट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो ध्वनि चल नहीं सकती। तो ध्वनि कब चलती, जब मीडियम हो, एक शर्त है। तो लेकिन कैसे डिपेंड करती है कि उसके मीडियम पर डिपेंड करती है कि नेचर का मीडियम कैसा है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स नेचर ऑफ मीडियम, हमने कहा था ना कि मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम बदलेगा स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, ध्वनि की चाल बदल जाएगी। लेकिन एक मीडियम में ध्वनि की चाल नहीं बदलेगी, बदलेगी। टेम्परेचर वगैरह कौन से इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस v इक्वल टू क्या होता है एन लैम्डा। चूँकि मीडियम बदलने पे जो उसकी वेवलेंथ होती है वो बदलती है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो तरंग की क्या होती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, वेव लेंथ बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य लैम्डा बदलेगा तो v बदलेगा कि नहीं बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पूरे पे डिपेंड करता है, लैम्डा बदला तो v बदल जाएगा। v मतलब स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। तो लैम्डा बदलने से ध्वनि की चाल क्या होती है, बदल जाती है। लेकिन एन नहीं बदलता है। एन क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी। मैंने उस दिन बताया था कि मैंने बोला वाइब्रेशन, पास के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, ये यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देगा, तो यहाँ पे लंबे लंबे ऑस्किलेशन होंगे। लंबे ऑस्किलेशन मतलब ये ऐसे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे, फिर अपनी देखो सबसे पहले अपनी मीन से ऊपर गया, फिर मीन पे आया, फिर नीचे गया। तो स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है ना, कि मीडियम कैसा है। मीडियम बदलने पर साउंड क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, बदल जाती है। ध्वनि की चाल बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बदल चुकी होती। अगर लैम्डा बदलेगा तो क्या होगी, ध्वनि की चाल बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, माध्यम बदलने पर ध्वनि की चाल तो बदल जाती है, स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, ऑस्किलेशन नहीं बदलते। क्यों? ऑस्किलेशन क्या होता है सबको पता है। मैंने बोलना चालू किया, यहाँ पे वाइब्रेट हुए, अब वो पर सेकंड कितने वाइब्रेशंस होते हैं, वही उसकी क्या कहलाती, फ्रीक्वेंसी कहलाती। तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। क्या बदलेगा, केवल उसके जो है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। क्या बदलेंगे, आयाम बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, एम्पलीट्यूड बदलता है। कैसे? देखो मैंने बोलना चालू किया, ये 1 सेकंड में 10 कर रहा है, पास वाले, इसने अगले लिख दिया वो भी 10 कर रहा है, लेकिन पास वाले ज़्यादा ऊपर तक की जा रहे हैं, ज़्यादा नीचे तक की जाएंगे। मीन से जितना ऊपर या जितना मैक्सिमम नीचे जाता है, वो जितना ऊपर या नीचे जितना क्या अधिकतम विस्थापित होता है, उसका क्या कहलाता है, आयाम। तो पास वालों में आयाम ज़्यादा होता है, जितना दूर जाते जाएंगे उनके आयाम क्या होते जाएंगे, कम। पास मैंने बोला तो ये पर सेकेंड 10 बार कर रहा है और ज़्यादा विस्थापित हो रहा है तो आयाम ज़्यादा, दूर बढ़ते जाएंगे तो कम कम होता जाएगा, और जितनी दूर जाएंगे तो इनके एम्पलीट्यूड कम होते जाएंगे। लेकिन पर सेकंड जितने भी कंपन हैं 10 है तो वो 10 ही रहेंगे, कम होते होते ऐसे पहुंचेंगे। लेकिन कंपन नहीं बदल रहे तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही। माध्यम बदलने पर भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। बदलती है तो क्या बदलती है, केवल उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, और वेवलेंथ बदलने से स्पीड ऑफ साउंड बदल चुकी होती है। तो v इक्वल टू एम लैम्डा या न्यू लैम्डा, जैसे भी पढ़ते हैं। अगर n की है न्यू लिखा जाएगा तो न्यू लिख लेना। इसके बाद एम्पलीट्यूड की बात मैंने बताया ना, एम्पलीट्यूड ही क्या होता है, वही उसके ऊपर या नीचे जितना भी जितना डिस्टर्बेंस होता है, वो डिस्टर्बेंस कितना मैक्सिमम
उसकी जो मैग्नीट्यूड परिमाण होती है वही उसकी क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड ऑफ वेव। ध्वनि की जो है ना क्या होता है, जो विक्षोभ होता है, जो अधिकतम विक्षोभ होता है उसका जो परिमाण है वही उसकी क्या कहलाती है, जो है ध्वनि की तरंग की क्या कहलाती है, आयाम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड डिसाइडेड बाय एम्पलीट्यूड। कह रहा है कि जो साउंड की लाउडनेस है और सॉफ्टनेस, लाउडनेस मतलब कितना तेजी से बोला जा रहा है, उसकी साउंड कितनी तेज है, प्रबल है, और सॉफ्टनेस मतलब कितनी मेरे धीमे धीमे, मैं किसी तबले धीमे धीमे बजा रहा हूँ तो सॉफ्ट बज रहा, मैं उसको बढ़ाते जा रहा हूँ तो उसकी लाउडनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक बात और याद रखना, जो भी लाउडनेस होती है वो हमारे कान के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे कान में कितनी आ रही है, इसके ऊपर हम उसकी लाउडनेस को डिपेंड करते हैं। ये भी मैं बाद में समझाता हूँ। यहाँ पे देखना, लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड डिसाइड बाय एम्पलीट्यूड। कह रहा है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड मतलब मैं ज़्यादा तेजी से बजाऊंगा, एनर्जी मैंने ज़्यादा दिया, ऑस्किलेशन ज़्यादा होंगे। जब ज़्यादा एनर्जी होगी पास में, मैं ज़्यादा तेजी से बोलूँगा तो पास में एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा तेजी से विस्थापित होंगे, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, प्रबल है। तो जब प्रबल होगा तो हमको तेजी सुनाई देगी, तो लाउडनेस हमको क्या ज़्यादा नजर आएगी। बात समझ पाए? तो लाउडनेस और सॉफ्टनेस किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ज़्यादा, लाउडनेस ज़्यादा, एम्पलीट्यूड कम, लाउडनेस कम। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब जो सॉफ्टनेस होगी उनके एम्पलीट्यूड कम होते होंगे, लाउडनेस है उनकी एम्पलीट्यूड क्या होती होगी, ज़्यादा होती होगी। इसके बाद लाउडनेस क्या हो, सॉफ्टनेस मतलब मृदु स्वर है ना, डिसाइडेड बाय एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आयाम का सिंबल क्या होता है, हमको ए से दिखाते हैं। इसके बाद कह रहा है लार्जर एम्पलीट्यूड मीन्स मोर एनर्जी। मोर एनर्जी मतलब कि जिसकी भी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होते हैं, मैंने जब एनर्जी दिया तो जब एनर्जी ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, आयाम ज़्यादा है, वो अपनी मैक्सिमम ज़्यादा विस्थापित हो रहे हैं मीन से। इसका मतलब मैं जितनी एनर्जी को बढ़ाता जाऊंगा मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। और इसकी गणितीय विवेचना के आधार पर निकाला गया कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, एनर्जी बढ़ाने से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। और जब इसका रिलेशन बनाया गया तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। मतलब कि जो है एनर्जी क्या होती है, एनर्जी उसके आयाम के क्या होती, वर्ग के क्या होती, प्रोपोर्शनेट होती। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती, अर्थात ऊर्जा जो है क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती आयाम के वर्ग के। ठीक है, यहाँ तक ही हो गया। इसके बाद मैं इसको आगे भी हम आगे बढ़ते हैं, वो भी आपको लिख देंगे क्योंकि लिखने का जो समय है वो बचता रहेगा। ठीक है।